जहाँ संवाद होता है वहाँ विवाद नहीं होता, विचारधारा सतत प्रवाह होती है। और ये जो आप आज संगोष्ठी कर रहे हैं, इसकी चर्चा परिचर्चा बहुत दूर तक होगी, लोग इस पर और चिंतन करेंगे और ये जो धारा है इसमें नवीनता बनी रहेगी। निश्चित तौर से मुंडे मुंडे रुचे बिना हर व्यक्ति अपनी रुचि अभिरुचि और संस्कृति के हिसाब से बातचीत करता है, लेकिन हमारे भिन्न भिन्न वक्ताओं ने, जैसे स्टेट बैंक के महामंत्री, ऑफिसर एसोसिएशन के महामंत्री, आईवाप यूपी के जनरल प्रेसिडेंट ने आर्थिक परिचर्चा में पूरा दृश्य रखा कि कहाँ विश्व खड़ा है, कहाँ भारत खड़ा है, क्या समस्या है, कोरोना क्या है। वही इंद्रेश जी ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसकी आत्मा, संस्कृति, उसके धर्म से होते हुए सामाजिक व्यवस्था को जोड़ते हुए लोगों तक जाती है। और जब आज़ादी का संघर्ष चल रहा था, तब महात्मा गांधी ने भी जो यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं को देखा, उसका उन्होंने भारतीयकरण किया। लेकिन आज़ादी के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री हुए श्री नेहरू जी, चूंकि वो रूस के पीछे थे और वहाँ साम्यवाद आ गया, वो निश्चित तौर से पूरी तरह उसी व्यवस्था को, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने में लगे रहे। और आप देखें पूरे विश्व में जगह जगह साम्यवाद का क्या हाल हुआ। जो हमारे अर्थ जगत, हमारे देश के महान चिंतक में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, उनको चूंकि एक वर्ग का नेता बना दिया गया, इसलिए उनके आर्थिक चिंतन का लाभ देश को नहीं मिला। यही हाल एक बहुत बड़े चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय में थे कि उनकी प्रतिभा का लाभ देश को नहीं मिला। जो उन्होंने चिंतन दिया, वो सारा का सारा चिंतन किताबों तक ही सबमिट कर रह गया, और वो खाली रिसर्च करने वाले छात्र उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन न तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आर्थिक चिंतन का लाभ देश को मिला, और न ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक चिंतन का लाभ देश को मिला। और इन दोनों चिंतकों का यही मानना था कि हम यूरोप की हूबहू व्यवस्था की नकल नहीं कर सकते, क्योंकि यूरोप का सामाजिक ताना बाना और हिंदुस्तान का ताना बाना ये सर्वथा भिन्न है। हम संयुक्त परिवार में रहते हैं, वो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो हम उस तरीके, वहाँ की आवश्यकताएं दूसरी हैं, हिंदुस्तान की आवश्यकताएं दूसरी हैं। हमें हिंदुस्तान के परिवेश के हिसाब से अर्थनीति बनाया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी देश में विकास हुआ, देश में बिजली घर बने, देश में बांध बने, देश में सड़कें बनी। लेकिन जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, तो चूंकि वे गरीब प्रधानमंत्री, जो भी कारपोरेट जगत की बात कर रहे हैं, वो उस समय भी हावी था। तो जब एक गरीब घर का लड़का प्रधानमंत्री हुआ, तो उसको ये चिंता हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कारपोरेट जगत के लोग हमको निगल लेंगे। उन्होंने एक स्टडी कराई, और वो स्टडी आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई, क्योंकि हम लोग अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं, इसलिए इसको जानते हैं। उस लाल बहादुर शास्त्री जी के जमाने में जो स्टडी हुई, उसमें ये कहा गया कि देश का 96% आर्थिक संपदा सिर्फ 4 परिवार में है, और बाकी 4% पूरे हिंदुस्तान में है। ये लाल बहादुर शास्त्री जी के समय की अर्थव्यवस्था थी। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी आई, और उन्होंने देश में बहुत बड़ा साहसिक निर्णय लिया, जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। वो है राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण। उससे क्या हुआ कि जो लाल बहादुर शास्त्री को कहना पड़ा कि आप उपवास कीजिए, अन्न नहीं होता है, आप अन्न के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बना, किसानों को सहायता मिली, डेयरी पनपी, हर क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति लाने में मदद मिली। वो राष्ट्रीयकरण की नीति, जो बैंकों को मजबूत करना और गांव तक जाना और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाना, जो इंदिरा जी ने प्रवाह चलाया, वो जब उनकी पार्टी के नेता मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उसको 180 डिग्री पलट दिया। अपनी सरकार के निर्णय को वित्त मंत्री ही थे, तब से पलटा। क्यों पलटा? इसकी भी बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि हम कभी ईमानदारी से चर्चा नहीं करना चाहते। देश में जब से आज़ाद हुए, सरकारें चाहे जिसकी नहीं हो, असली शासन तो नौकरशाहों ने किया है। इन नौकरशाहों का स्वार्थ ये है कि
ये रिटायरमेंट के बाद यूनाइटेड नेशंस में डेपुटेशन पाने के लिए ये लालायित रहते हैं कि जितना ये सर्विस में नहीं पाते उससे ज़्यादा वो डेपुटेशन में पा जाते हैं। ये नौकरशाह मंत्री को वो और इनको अमेरिका पढ़ाता है कि यदि तुम्हें यूनाइटेड नेशंस में डेपुटेशन पाना है तो जो मैं कह रहा हूँ वो बताओ। और उसका स्वार्थ ये था कि जब तक भारत का सार्वजनिक क्षेत्र बर्बाद नहीं होगा तब तक अमेरिकी कंपनियों का हित नहीं सधेगा। और धीरे धीरे ये पढ़ा के पॉलिसी बना दी गई जिसको मनमोहन सिंह जी ने लागू किया कि बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। निजीकरण का रास्ता क्या होगा? वो ये मर्जर होगा। मर्जर के बाद आप उसको निजी कारपोरेट साथ में ले जाएंगे और वो जो अमेरिका का एजेंडा था वो हिंदुस्तान में जब मनमोहन सिंह बने पीछे हो गए, क्योंकि उनके लिए सरकार चलाना ही एक उद्देश्य हो गया और निश्चित तौर से आर्थिक जगत में हम पिछड़ते चले गए। जब मोदी जी आए एक मजबूत सरकार के रूप में उभरे और निश्चित तौर से उसी नौकरशाह ने अपना रंग फिर दिखाना शुरू किया और वही एजेंडा बताया कि जो अमेरिका कहता रहा यूनाइटेड नेशंस जाने के लिए ये नौकरशाह बताते रहे। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि सरकारें कोई नहीं हो, क्योंकि हमारे पवन जी भी हो, मैं भी हो, हम लोग अर्थ क्षेत्र से जुड़े हैं। हमें किसी सरकार के रहने न रहने, दूसरी सरकार से रहने, एक चीज का कोई अंतर नहीं रहा, वो रही आर्थिक नीति। जो 92 में मनमोहन सिंह की आर्थिक नीति थी, उन्हीं आर्थिक नीति पे अटल जी की सरकार भी चली और उन्हीं की आर्थिक नीति पे आज की भी सरकार चल रही है। इसलिए किसी एक को दोष देना और रोग की असली कारण को न जान पाना ये बहुत बड़ी विडंबना होगी देश के लिए। असली समस्या कहाँ है इसको आप जाने तब आप अर्थ क्षेत्र को छू पाएंगे। दूसरी बड़ी समस्या जो अभी सज्जन ने कहा, कारपोरेट कल्चर में छोटी छोटी इकाइयों को, जैसा कि आप लोगों को मालूम है आज़ादी से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले हमारे पास कुटीर उद्योग होते थे, हमारे विद्यालय गुरुकुल तरीके से होते थे, हमारी अर्थव्यवस्था गांव गांव में बिखरी हुई थी, सामाजिक तौर पे बटी हुई थी। अंग्रेजों के बाद, मशीनीकरण के बाद धीरे धीरे वो व्यवस्था एकत्रित होती गई और फिर उसका स्थान कारपोरेट जगत में ले लिया। उस कारपोरेट कल्चर में आप ये बताएं कि क्या स्वदेशी उत्पादन सिर्फ पतंजलि ही करता है? अन्य भी तमाम कंपनियां हैं जो देश में स्वदेशी का उत्पादन करती हैं, लेकिन क्या कोई अन्य कंपनी बढ़ पा रही है? इसी तरीके से जिसका ये नाम नहीं लेना चाहते थे, हम नाम ले रहे हैं। आप देखिए कोई भी ठेका हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो अडानी और अंबानी के अलावा कोई तीसरे को मिल रहा हो तो कोई बताए इसका प्रभाव क्या रहा? जो भी चर्चा हो रही थी कि गरीब आदमी और गरीब होता जाएगा, अमीर आदमी और अमीर होता जाएगा, और ये अमीर गरीब की खाई मिटने वाली नहीं है, ये खाई और चौड़ी होने वाली है। इसलिए समस्याओं को सही दृष्टि से देख पाना, आर्थिक जगत का जो रोग है उनको दूर कर पाना, इसके लिए जरूरी है कि हम लॉजिकल ढंग से विषयों को समझने की शक्ति पैदा करें। दुर्भाग्य का विषय है, लोकतंत्र ने हमको, हमारी सरकारें तो दी, हमको चुनने का अधिकार तो दिया, लेकिन हर सरकार के लिए प्राथमिकता कभी राष्ट्र नहीं रही। ये बड़े जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। आज़ादी के बाद से आप चाहे पंचवर्षीय योजनाओं का अध्ययन करें, चाहे अब देखें 14 के बाद जो नीति में परिवर्तन हुआ, जो नीतियां बनाई गई वो सिर्फ इसलिए बनाई गई कि मैं वोट बैंक किस तरह हासिल करूं, अगला चुनाव मैं कैसे जीतूं। यदि मैं अगला चुनाव नहीं जीतूंगा तो ये जो योजनाएं और देश सेवा मैं कर रहा हूं ये व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमारा उद्देश्य, जो भी सरकारें रही, वो सिर्फ अगला चुनाव जीतने के लिए। हमने कोई नीतिगत फैसला लिया ही नहीं, हमने वो निर्णय ही नहीं लिए जो दीर्घकालिक रूप से देश को फायदा दे। आज उसका आप दुष्परिणाम देख लीजिए। 130 करोड़ देश में केवल 3% लोग टैक्स देते हैं। नाना प्रकार के जो टैक्स लगते थे उसको वन नेशन वन टैक्स जीएसटी दिया गया। लेकिन फिर एक मूलभूत समस्या हमारी है, वो है हमारे देश में व्यापक भ्रष्टाचार, जिसमें संलिप्त तो काफी लोग हैं लेकिन उसकी चर्चा कोई नहीं करना चाहता। यदि उन चीजों को ईमानदारी से लागू किया गया होता तो कम से कम जीएसटी से ही राष्ट्र का भला हो रहा होता। आज उसमें भी भ्रष्टाचार इन्वॉल्व हो गया। दूसरी बड़ी समस्या है हमारी बढ़ती हुई आबादी।
हमने स्वरोजगार के बजाय, अपने काम धंधे के बजाय ये सोच लिया कि सरकार नौकरी देगी, हम सरकारी नौकरी करेंगे, हमको तनख्वाह मिलेगी। ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि सरकार के पास कोई खजाना नहीं। तो जब सरकार के पास खजाना नहीं और सरकारी नौकरी दे नहीं सकती, शिक्षा पद्धति लॉर्ड मैकाले ने इस तरह की बना दी कि आप सिर्फ बाबू बना सकते हैं, कोई स्वरोजगारी आप पैदा ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जब वो स्वरोजगार नहीं होंगे, काम धंधे नहीं होंगे, समाज में सामान्य रूप से वितरण नहीं होगा, तो ये असामान्य स्थितियां यही पैदा होंगी कि आज हम पढ़े लिखे बेरोजगार युवा तैयार कर रहे हैं जो कि कोई काम करने की स्थिति में नहीं है। उनको कौशल विकास के लिए दूसरी जो है ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता पड़ रही है ताकि उनको प्राइवेट कंपनियां ले सकें। वो कहते हैं ये आपके ग्रेजुएट हमारे किसी काम के नहीं है, हम इनको लेके क्या करें।